हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप देख रहे हैं कॉमर्स डिस्कशन और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि हमारी कंट्री के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हेल्थ सिस्टम, वैसे ही हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, मीन्स के कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए जाएं, कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स में क्या पढ़ाया जाए। ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हमारी कंट्री का एक फाइनेंशियल सिस्टम है। उस फाइनेंशियल सिस्टम में हम जो बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में हम एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में हम किसकी बात करेंगे? फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय लिंकिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की, उसमें सेविंग्स की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, डिपॉजिट्स की बात होगी, उसमें लेंडिंग की बात होगी। तो हाँ, अपने अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि जब भी हम सेविंग्स की बात करेंगे, इसका मतलब कि हम फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इसका मतलब कि हम फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी सेविंग्स क्या हैं, सेविंग्स कैसे होती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन कौन से टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सभी जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हैं। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स सेवर्स टू द बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टर्स टू एड इन वेल्थ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। मीन्स के जो सेवर्स हैं, जो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, वो कोई फर्म भी हो सकती है जो अपने फंड सेव करना चाहते हैं, और जो अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये दोनों ही मतलब पार्टीज को एक वेल्थ क्रिएशन और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाता है। इंडिया हैज़ अ फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द सेक्टर्स ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड वेरियस सर्विस सेक्टर्स। आपने ध्यान में रखना है कि इंडिया हैज़ अ फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है और कंट्रोल्ड किया जाता है। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जिन सेक्टर को हम फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, वो उनमें पहला तो है इंश्योरेंस। ठीक है। फिर है बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स एंड वेरियस सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वेरियस हो सकते हैं, जैसे कि एडवाइजरी होती है हमारी, और हमारे जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, वो सारे इनमें फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे में आएंगे। और आगे है मीनिंग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। मीनिंग में क्या है कि द टर्म फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज services working together to achieve some predetermined purpose or goals. It includes different types of market, institutions, instruments, services, and mechanisms which influences the generation of savings, investment, capital formation, and growth. आपने इस मीनिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि एक तो है द टर्म फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है। एक तो इंटर एलिमेंट्स है जो आपस में इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, उनमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज। ठीक है। क्यों करते हैं इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, इनका पर्पस क्या है? वो पर्पस है इन जनरेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल ग्रोथ। हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि हमारी जो सेविंग्स हैं,
उन्हें इम्प्रूव करना, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें इंकरेज करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, कैपिटल ग्रोथ करना, एंड ओवरऑल कंट्री जो डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। उनमें मार्केट्स आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, सर्विसेज हैं। वो सभी इंटरकनेक्टेड इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हमारे जो प्री डिटरमाइंड पर्पसेस हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो सके। ठीक है। तो आगे है हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी सेविंग्स को इनक्रेज कर रहे हैं, हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें इनक्रेज कर रहा है, हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, कैपिटल ग्रोथ कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम रोल अदा कर रहा है। तो इट एनकरेजेस द बोथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस ये है कि जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, ये इसका जो फीचर है कि ये सेविंग्स को भी बढ़ावा देगा और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स अवेलेबल करवाएगा और सेविंग्स के लिए भी। ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। कैसे कि अगर हमने कोई सेविंग करनी है तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे, कौन सी मार्केट में हमने सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाय करने हैं, उस सारे के लिए एक प्लेटफॉर्म मीन्स कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। और ये सर्विस सेवर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक लिंक का काम करता है। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो हमारा चाहे वो लाइफ का रिस्क हो, ठीक है, चाहे वो हमारी कोई प्रॉपर्टी का रिस्क हो, उसको एलोकेट करने के लिए, उसको ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट को भी एक्सपेंड करने के लिए एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करवाता है। तो आगे जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जो, इन्हें हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। ठीक है। एक तो हम इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ सकते हैं। दूसरा है कि जब हम बात करेंगे कि उन्हें रेगुलेट कौन करता है, मीन्स कि हम रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे ऊपर जो आएगा, सबसे ऊपर हमारे लिए आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम में सबसे ऊपर हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, ठीक है, जिसमें हम सेंट्रल लेवल पे MHRD बोल देते हैं उसे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उनके नीचे कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए UGC है, स्कूल एजुकेशन के लिए CBSE है, और हमारी जो स्टेट्स हैं उनके अलग से हैं, जैसे पंजाब का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। वैसे ही हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके नीचे कुछ रेगुलेटर्स हैं। उन रेगुलेटर्स का क्या काम है? हर सेक्टर का एक रेगुलेटर है, और उस रेगुलेटर का ये काम है कि उस सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना। उनके लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालना। ठीक है। वो सारे काम जो एक रेगुलेटर के होते हैं। तो हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है RBI। RBI मीन्स के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारे पास आ जाता है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IRDA।
ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉरी उसके बाद हमारे पास आ जाता है PFRDA, ठीक है। PFRDA का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कुछ रेगुलेटर्स हैं हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आते हैं, और ये हम हर जो हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि RBI है वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, जो सेबी है वो कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है, जो IRD है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और जो PFRDA है पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम फाइनेंशियल सिस्टम को दूसरे तरीके से समझेंगे। एक तो ये तरीका है कि हमारे सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके नीचे RBI है, RBI के नीचे कुछ बैंक्स हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स है, RRBs हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स है, वैसे ही IRD है, उसके नीचे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम पढ़ें। फाइनेंशियल सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, और तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स, और चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज। इन चारों को मिलाकर हमारा जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। अभी हम बात करेंगे इन चारों के मीनिंग के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं। अभी हम सिर्फ मीनिंग करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम बाद में जो लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर intermediary for financial market which facilitate financial transactions between individuals and financial customers. It simply refers to an organization set up for profit or not for profit that collects money from individuals and invest that money in financial assets such as stocks, bonds, bank deposits, loan etc. अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए भी बनाई हो सकती है और नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिविजुअल से मनी कलेक्ट करती है और फर्दर उसे इन्वेस्ट करती है इन द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गया, म्यूचुअल फंड होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकती है। ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मार्केट एक मार्केट है, जिस मार्केट का क्या मतलब होता है, अभी क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। वो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचने के लिए एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वो बैंक भी हो सकती है, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो कोई स्टॉक एक्सचेंज हो सकती है, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज नहीं, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, ठीक है। उनमें क्या करेगा, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करेगा और फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंटरमीडियरीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड फाइनेंशियल कस्टमर। मीन्स के फाइनेंशियल कस्टमर और फाइनेंशियल मार्केट के बीच वो इंटरमीडियरी का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि बैंक वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वैसे ही जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, हमने पहले बात की थी कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरी का काम करते हैं
फाइनेंशियल मार्केट और इंडिविजुअलों के बीच में। तो क्वेश्चन रेज होता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज रेफर टू एनी मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल मार्केट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। अब जहां हम समझे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब वो एक मार्केट प्लेस है जहां पे वो एक मीन्स के ट्रेडर्स को, जहाँ हम बोल सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स को, एक इंडिविजुअल को, ठीक है, एसेट्स जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, मार्केट जैसे कि हमारी जो फिजिकल मार्केट होती है वैसे उनमें भी सेम होता है कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट उनमें हम कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, कुछ गुड्स बाय करते हैं। इनमें फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है वो बाय करते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 1 ईयर से ज़्यादा होता है। और मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें डील करती है, जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मींस के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि इट कैन बी अभी इसे थोड़े समझें, इट कैन बी अ रियल और वर्चुअल, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ लीगल एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। दे कैन बी क्रिएटेड, ट्रेडेड, मॉडिफाइड एंड सेटल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 32 एंड 39, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एनी कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to a financial asset of one entity and financial liability or equity instrument to another entity। मीन्स के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक एंटिटी की जो फाइनेंशियल एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी एंटिटी की फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इनको थोड़ा सिंपल वर्डों में हम समझेंगे कि जो पहला हमारा पैरा है वो उनमें कहा गया है इट कैन बी अ रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल डॉक्यूमेंट में क्या है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट मीन्स के डिजिटल फॉर्म में, रियल मीन्स के पेपर फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। रिप्रेजेंट क्या करता है कि लीगल एग्रीमेंट है इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, मीन्स के उस डॉक्यूमेंट की कोई मॉनेटरी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कि एक चेक है, चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस पर जब हम कोई अमाउंट लिख देते हैं तो उस चेक की उतनी वैल्यू हो जाती है, मीन्स कि मॉनेटरी वैल्यू है। एक और बात है कि फॉर द एग्जाम्पल जब हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट को बाय करते हैं, वो चाहे कोई कार कार हो सकती है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है। मीन्स के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। फिजिकल प्रोडक्ट में हम जब उसकी बाइंग करते हैं, उसे खरीदते हैं, उसके लीगल राइट के साथ साथ हमें वो पोजेशन भी मिलता है उसका, ठीक है, वो हम पोजेस करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि हमें उसका सिर्फ लीगल राइट मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हम चेक की बात करेंगे, चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं, चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखा है वो जो जिसने हमें चेक दिया है उसने हमें वो लीगल राइट दे दिया कि जो अमाउंट इस चेक के ऊपर लिखी हुई है वो उस अमाउंट का हमारे पास राइट है कि हम उसके बैंक अकाउंट से उस अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम केस में हम शेयर्स के बारे में कह सकते हैं कि जैसे भी हमें वो डीमैट अकाउंट में हमारे लिखा आता है कि इतने शेयर्स आपने खरीदे हैं, मीन्स के उस शेयर्स के ऊपर हमारा लीगल राइट है। उस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा उसका उस पर हमारा राइट है। उस शेयर के ऊपर जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी उस पर हमारा राइट है। हमारा राइट है कि हम उसे सेल भी कर सकते हैं, हमारा राइट है कि हम उसे हमारे पास होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
में हमें लीगल जो एग्री इसलिए हम बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो एक लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है। सो ये शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन है, कैश डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इस नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शंस connected with the sale of money, the offers to users and customers financial related values. Within the financial services industry, the main sector are banks, financial institutions, NBFCs, etc. According to the Finance and Development Department of IMF, International Monetary Fund, financial services are the processes by which consumer or business acquired financial goods. फाइनेंशियल सर्विसेज को मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमको खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एफडी क्यों ना हो, चाहे वो कोई शेयर है, शेयर खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। खरीदेंगे कहाँ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। ठीक है। वो सारी प्रोसेस को हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। मीन्स कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। इनमें जो सेक्टर्स आते हैं वो है बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, हमारे जो NBFC से हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो सारे इन फाइनेंशियल सर्विस में आ जाते हैं। ठीक है। तो आगे हमारा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, मींस के हमने वो जो चारों कंपोनेंट्स थे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो हमने उन चारों का मीनिंग पढ़ा है। अभी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे जो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कैसे काम करते हैं। इनमें दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सिमिलरली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का, उसमें जो इंस्टीट्यूशन आते हैं वो है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सारा जो पोर्शन है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, इन्हें कौन रेगुलेट करता है? क्योंकि ये रेगुलेट होते हैं। ठीक है। इन्हें कौन रेगुलेट करता है? RBI, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है। इन्हें रेगुलेट करता है, इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। और ये जो पोर्शन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन्हें कोई रेगुलेट नहीं करता, ये कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है। तो हम आगे हम पढ़ेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को मैंने बताया आपको कि हमारे जो अपेक्स बॉडी है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें वो ऑर्गेनाइज भी करती है, रन करती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है, डेवलप्स द मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी जो हमारी कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है उन्हें भी डेवलप करती है। इनमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स, हमारा जो पहला इंस्टीट्यूशन है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच accept deposits from the public and gives loans for the purpose of consumption and investment to make profits. It includes private sector banks and public sector banks like SBI, PNB, HDFC, कैनरा बैंक। ठीक है। जो भी बैंक्स हैं हमारे आसपास हम देखते हैं वो सभी कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है कि ये जनरल पब्लिक से जो मनी है वो कलेक्ट करती है डिपॉजिट के फॉर्म में, और फर्दर उसे लेंड करती है
उन्हें मीन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस को लोन देती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के द्वारा। ठीक है। कमर्शियल बैंक का जो मेन पर्पस होता है वो है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। तो सभी जो डिपॉजिट्स कलेक्ट करती हैं या लोन देती हैं, इन सभी के पीछे जो उनका मेन मकसद है वो है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है। तो आगे जो हमारा है वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं? जैसे इसका नाम है कोऑपरेटिव। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स हु आर द सेम टाइम द ओनर एंड द कस्टमर ऑफ देयर बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ उन्हीं को लोन देती है जो उसके मेंबर्स होते हैं। मीन्स के कोऑपरेटिव बैंक में डीलिंग वही लोग कर सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं, और वो ही इसका जो प्रॉफिट्स होता है वो आपस में बांटते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, और उसके मेंबर ही डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसके मेंबर से ही वहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देर आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द RBI एंड गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। मीन्स के जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो तो रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उस रेगुलेशन एक्ट के साथ बैंकिंग लॉज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1955 उसके द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है। दीज इंस्टीट्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रूरल क्रेडिट सोसाइटीज विच आर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज विच आर प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चर। मीन्स के जो रूरल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो बेसिकली डिपेंड होती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, और अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में जो नॉन एग्रीकल्चर्स होते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, और वो ही इनसे वो जो क्रेडिट है वो ले सकते हैं। आगे है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स, RRB जिन्हें हम बोल देते हैं। रीजनल मीन्स के लोकल, रूरल मीन्स के पेंडू एंड बैंक्स। ठीक है। जो बैंक्स स्पेशली रूरल एरियाज के लिए ही सेटअप की गई हैं उन्हें हम बोल देते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है। वर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बाय कमर्शियल बैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी। ठीक है। RRB प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल एरिया। Basically, RRB was set up with the view to provide credit facility to the weaker section. Means के हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कमर्शियल बैंक्स की जो रीच है वो नहीं है, तो उन जो रूरल एरियाज हैं, उन जो वो जो गांव हैं, है ना, उनको उनकी जो इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रीजनल रूरल बैंक सेटअप करती हैं उन रूरल एरिया में। वो उस बैंक का मेन काम क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं, उन मीन्स के जो वीकर सेक्शन है हमारे रूरल एरियाज़ का, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार्स हैं, छोटे छोटे जो कोई भी मीन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, उनको जो क्रेडिट सस्ते रेटों पे प्रोवाइड करती है। पंजाब में हमारे में एक बैंक है पंजाब ग्रामीण बैंक। ठीक है। ये एक रीजनल रूरल बैंक है और इसे स्पॉन्सर करता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होती हैं जिनकी जो मेन ब्रांच होती, जो हेड ऑफिस होता है वो अदर कंट्री में होता है, फॉरेन कंट्री में, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं जहाँ उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं वो इंडिया में होते हैं। ठीक है। फॉरेन बैंक्स इज द टाइप ऑफ इंटरनेशनल बैंक that is obligated to follow the regulation of both the home and host country। मीन्स के उन्हें होस्ट एंड होम कंट्री दोनों के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। होम कंट्री वो होती है जिस कंट्री में उस बैंक का हेड ऑफिस होता है, और होस्ट कंट्री वो होती है जिस कंट्री में वो बिजनेस अपना ब्रांचेस के थ्रू चला रही होती है। ठीक है। फॉरेन बैंक्स आर प्रेजेंटेड इन इंडिया आइदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और एज ब्रांचेस। मीन्स के दो तरीकों से फॉरेन बैंक का हमारे इंडिया में काम करती हैं। एक तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं
और दूसरी उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ब्रांचेस के थ्रू भी वो हमारे इधर बिजनेस करती हैं। देयर आर टोटल 45 इंटरनेशनल बैंक्स इन इंडिया विच हैव अराउंड 300 ब्रांचेस मोस्टली लोकेटेड इन मेजर सिटीज ऑफ इंडियन स्टेट। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड है एंड अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन है। ये दो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो हमारे इंडिया में अभी वर्क कर रही हैं, और टोटल 45 बैंक्स हैं, ठीक है। आगे जो हमारे पास है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अभी तक जो हमने वो ये बैंक्स की हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक है, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। इनमें सबसे पहले है इंडिजिनियस बैंकर। इंडिजिनियस बैंकर्स आर प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल हु ऑपरेट्स एज बैंक्स and as such both receives deposits and given loan. They should be distinguished professionally money lenders whose primarily business is not banking and money lending. The indigenous bankers are trading with the Hyundais and commercial paper. बेसिकली इंडिजिनियस बैंकर्स वो होते हैं जहाँ पर कमर्शियल बैंक्स की रीच नहीं हो पाती, और जो इंडिजिनियस बैंकर्स होते हैं ये कोई स्मॉल फर्म भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और कोई लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है। वो एज ए इंटरमीडियरी काम करता है एक बैंक और एक जो हमारी जो पब्लिक है, जो जहाँ पर बैंक अपना ब्रांच नहीं स्थापित कर पाती, ठीक है। उस ये एक अल्टरनेटिव है बैंक का कि जहाँ पर बैंक अपनी ब्रांच नहीं स्थापित कर पाती, वहाँ पर जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं वो उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उस बैंक को रीच वहाँ पर रूरल एरिया में कह सकते हैं हम, या फिर वहाँ कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर हमारी जो कमर्शियल बैंक से नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर जो इंडिजीनियस बैंकर हैं वो एज ए इंटरमीडियरी काम करते हैं। और जो हमारी जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे जो आम लोग हैं, वो उनको वो लोन भी देता है और वो उनसे डिपॉजिट्स भी कलेक्ट करता है एज ए बैंकर, ठीक है। एक बैंक की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो इंडिजीनियस जो बैंकर है वो काम करता है, ठीक है। और आगे है हमारे पास मनी लेंडर्स। मनी लेंडर होते हैं डिपेंड्स एंटायरली ऑन देयर ओन फंड। मनी लेंडर्स में बी रूरल और अर्बन, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। They include large number of farmers, merchant, traders. Their operations are entirely unregulated. They charge very high rate of interest. मनी लेंडर बेसिकली हमारे पास जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े वो जो सेठ होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही जो फंड है, अपने ही पैसे यूज़ करते हैं लेंडिंग के लिए, और ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड होते हैं। आगे हैं हमारे पास नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह ही हमारे पास जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइज्ड में हमारे पास हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFI हम इसे बोल देते हैं। इसे हम डेवलपमेंट बैंक भी बोल देते हैं और डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज भी बोल देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बेसिकली इनका काम क्या होता है कि अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स रिस्क कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन अ नॉन कमर्शियल बेसिस। हमारे पास एक नई टर्म आई है, वो है रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल क्या होता है? रिस्क कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल होती है जब हम जैसे कि नया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने लोन लेना है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे तो कमर्शियल बैंक तो हमें लोन देंगे नहीं, क्योंकि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस चले या ना चले, ठीक है, हम उनकी जो लोन लिया है वो वापस कर भी पा सकते हैं, नहीं भी कर पा सकते, तो इसका रिस्क होता है, ठीक है। तो इसी रिस्क
की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो नए प्रोजेक्ट को, नए एंटरप्रेन्योर को जो जो क्रेडिट है वो उसकी फैसिलिटी नहीं देते। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो हमें नया अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए जो इनिशियल कैपिटल होती है या रिस्क कैपिटल होती है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, DFI आर ऑफन एस्टेब्लिश्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस to finance projects that would otherwise not be able to get financing from commercial lenders। मीन्स के जैसे हमने पहले बात की कि जो कमर्शियल लेंडर से हम अपना जो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जो वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास इनकी जो एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि दीज इंक्लूड इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, ICICI, IFCI, नाबार्ड। ठीक है, IDBI हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली बनाई गई है। जो नेशनल लेवल की बैंक है ICICI भी, IFCI इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे पास है वो है नाबार्ड। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कॉरपोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आल्सो टेक अप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स के एक तो इसका जो फंक्शन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो है कि ये लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज़ को। दूसरा है कि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करवाती है। मींस के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, कुछ सेमिनार्स वगैरह वो भी कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो सेकंड इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं? दीज इंक्लूड्स दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच मोबिलाइज सेविंग्स एट द पब्लिक एट लार्ज थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड इन्वेस्ट दीज फंड्स इन कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मीन्स के LIC है, GIC है, म्यूचुअल फंड्स है। ये वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से जो फंड्स है कलेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स। कैसे? जो LIC है, LIC की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड में हमारे पास बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड यूनिट्स होती हैं। हम अपनी नीड के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक जो म्यूचुअल फंड यूनिट होती है उन्हें चूज करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इन सारे जो फंड्स हैं इनको कलेक्ट करके जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, चाहे LIC है, चाहे GIC है, वो फर्दर इन्वेस्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो कोई कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि शेयर्स हैं, बॉन्ड हैं, डिबेंचर है। ठीक है, वो सारे में इन्वेस्टमेंट करती है ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। आगे है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड में हमारे पास आ जाते हैं कि वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस होगी, बजाज फाइनेंस कंपनी होगी, आगे टाटा फाइनेंस भी है हमारे पास। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जिन्हें बैंक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जो लेंडिंग और डिपॉजिट्स की जो हमारा बिजनेस है वो करती हैं, लेकिन इन्हें बैंक का दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए हम इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें और भी जो इंस्टीट्यूशन है वो आ जाता है, जैसे कि लीजिंग कंपनीज हैं, हाउस फाइनेंस कंपनीज हैं, मर्चेंट बैंकिंग्स हैं, अंडरराइटर्स हैं। ये सभी जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कवर हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हमने किया है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं,
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का हमने मीनिंग किया। और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन्हें हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।